साथियों, लास्ट क्लास में अपन ने एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था, जो टॉपिक प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चाहे वो आरपीएससी कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरपीएससी इकोनॉमिक्स लेक्चरर का एग्जाम हो, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट हो, बैंकिंग सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, या वर्तमान में राजस्थान में हर कैडर के जो एग्जाम चल रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स में जो गरीबी है, निर्धनता जो टॉपिक है, उससे कम एक प्रश्न अपन को पेपर में देखने को जरूर मिलता है। तो ये अपनी निर्धनता टॉपिक पर सेकंड क्लास है। देखिएगा, लास्ट क्लास में अपने निर्धनता पढ़ना शुरू किया था। निर्धनता में क्या चीजें पढ़ी थी उसका बेस में थोड़ा सा रिवाइज आपको करवा देता हूं। निर्धनता के संबंध में मैंने आपको ये बताया था, एक तो ये सामाजिक पृष्ठभूमि है, व्यक्ति की एक सामाजिक हालात को अपन गरीबी बोल सकते हैं। क्लियर है? गरीबी का सामान्य संबंध होता है वो मूलभूत आवश्यकताओं के साथ। मैंने जोड़ा था, किसके साथ जोड़ा था? मूलभूत आवश्यकता के साथ। एक बात मैंने आपको ये बताई थी। फिर अपन ने गरीबी के प्रकार पढ़ने शुरू किए थे, निर्धनता के प्रकार पढ़ने जब शुरू किए थे तो अपन ने निर्धनता के प्रकार सैद्धांतिक आधार पर दो प्रकार लिए थे। एक प्रकार अपन ने पूरा कर लिया था, वो कौन सी थी? सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी के संदर्भ में मैंने मूल जो बातें बताई थी उनको मैं रिवाइज करवा रहा हूं। सापेक्ष गरीबी गरीबी का तुलनात्मक अध्ययन है। इसका संबंध विकसित देशों के साथ है। यहां आय की असमानता को मापा जाता है। ऊपर के 5 से 10% लोगों की आय की तुलना नीचे के 5 से 10% लोगों के साथ की जाती है। और इस गरीबी को मापने के लिए दो विधियां काम में ली जाती हैं। एक विधि मैंने आपको बताई थी लोरेंज वक्र विधि, और दूसरी विधि मैंने बताई थी गिन्नी गुणांक विधि। इतना चर्चा अपन ने कर ली थी इस विधि के बारे में। सेकंड अपन ने पढ़ना शुरू किया था वो थी निरपेक्ष। किसके बारे में बात कर रहे थे अपन? निरपेक्ष। निरपेक्ष गरीबी अपन पढ़ रहे थे। सापेक्ष का उल्टा क्या है? निरपेक्ष है। देखिएगा, निरपेक्ष गरीबी के बारे में मैंने क्या बता दिया उसको मैं फिर रिवाइज करके लिख रहा हूं बोर्ड पर, क्या क्या अपन पढ़ चुके हैं। एक तो निरपेक्ष गरीबी को वास्तविक गरीबी अपन बोल सकते हैं। निरपेक्ष गरीबी को कौन सी गरीबी बोल सकते हैं? वास्तविक गरीबी। दूसरा, निरपेक्ष गरीबी का संबंध न्यूनतम निरपेक्ष गरीबी का संबंध न्यूनतम या तो उपभोग स्तर के साथ होता है या आय स्तर के साथ होता है। यानी एक लिमिट तय कर दी जाती है, उससे नीचे के जो लोग हैं वो तो गरीब होंगे और उससे ऊपर के लोग क्या होंगे? अमीर होंगे। लिमिट से मेरे शब्द याद आया। सबसे पहले जो क्षुधा रेखा है, क्षुधा रेखा देने वाला जो व्यक्ति है या क्षुधा रेखा का निर्माण करने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति कौन था? उसका नाम मैंने बताया था, प्रोफेसर आर बोयड। कौन व्यक्ति है? प्रोफेसर आर बोयड। कृषि पर्यवेक्षक था। उसने सबसे पहले क्षुधा रेखा का निर्माण किया। यानी कैलोरी आधार पर क्षुधा रेखा का निर्माण करने वाला व्यक्ति कौन था? आर बोयड था, जिसके द्वारा सन 1945 में 2300 कैलोरी आधार की क्षुधा रेखा तैयार की गई। कितनी कैलोरी की? 2300 कैलोरी। कब तैयार की गई? 1945। इसी बेस पर अलग अलग देशों में फिर कैलोरी का प्रचलन चल पड़ा। भारत में जो कैलोरी है
भारत में जो क्षुधा रेखा है, इस रेखा को क्या नाम दिया गया साथियों? गरीबी रेखा, पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा। और भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर बात करूं तो भारत में इस गरीबी रेखा के आंकलन के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग पैमाने सेट किए गए हैं। शहरी और ग्रामीण के लिए जो कैलोरी माप है वो अलग अलग दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी का आधार 2400 कैलोरी है, 2400 कैलोरी है। दूसरा, शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो शहरी क्षेत्र में यह कैलोरी का आधार वो 2100 कैलोरी है। कौन सा है? 2100 कैलोरी। देखिएगा, अभी अपन सिर्फ निरपेक्ष गरीबी के संबंध में पढ़ रहे हैं। भारत में अगर मैं बात करूं तो निरपेक्ष गरीबी को मापने के संबंध में देखिएगा, मूलतः भारत में निरपेक्ष गरीबी का ही अपन आंकलन करते हैं। मैं उन आधारों की बात कर रहा हूं जो कैलोरी बेस्ड थे। सबसे पहले दिया उस व्यक्ति ने बोयड के द्वारा, उसको भारत में जो मापा गया या इसका आधार लिया गया गरीबी रेखा का, वो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100 लिया गया। अब ये बताइएगा कि क्या कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र में ये कैलोरी का आधार ज्यादा लिया गया जबकि शहरी क्षेत्र में ये कैलोरी का आधार कम लिया गया? इसके पीछे का रीजन वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को हार्ड वर्क करना पड़ता है, शारीरिक परिश्रम का कार्य उनके क्या रहता है? ज्यादा रहता है, अतः उन्हें भोजन में ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता है। जबकि शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की कैलोरी की आवश्यकता क्या है? कम है। इसलिए यहां कैलोरी की मात्रा क्या है? कम है। और एवरेज अगर अपन ले इसका तो एवरेज देखिएगा 2400 प्लस 2200 की मैं बात करता हूं, टोटल अपने पास कितना हो रहा है? 4500। 4500 का मतलब हो गया लगभग मैं मान सकता हूं कि 2250 कैलोरी इसका औसतन आ रहा है। यानी एवरेज में बात करूं कि औसतन कितना आधार लिया गया है तो वो लिया गया है 2250 कैलोरी। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए तो तीनों में से ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400, शहरी क्षेत्र के लिए 2100 और अपन औसतन बात करें तो वो कितनी है? 2500 कैलोरी। मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि भारत में जो कैलोरी का आधार है, इस आधार को किसकी सिफारिश पर लागू किया गया और कब लागू किया गया? यानी भारत में कैलोरी के आधार को कब अपनाया गया और किसकी सिफारिश पर अपनाया गया? और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये कैलोरी का आधार भारत में सबसे पहले दिया किसने था? कैलोरी का आधार देने वाला व्यक्ति कौन था? कैलोरी का आधार भारत में कब अपनाया गया? और तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत में जो कैलोरी का आधार अपनाया गया वो किसकी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर अपनाया गया? इन सभी प्रश्नों पे अपन चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। लेकिन पहले अपन अपनी चर्चा को कंटिन्यू रख रहे हैं कि कैलोरी आधार दिया गया। अब देखिएगा, बात अपन ये करते हैं कि सापेक्ष गरीबी को मापने की मैंने विधियां आपको बताई। सापेक्ष गरीबी को मापने की मैंने विधियां बताई। एक तो कौन सी है? गिनी गुणांक विधि, लोरेंज वक्र विधि। तो क्या निरपेक्ष गरीबी को मापने का भी कोई माध्यम है क्या? आधार तो आपने कैलोरी बता दिया, लेकिन क्या निरपेक्ष गरीबी को मापने की कोई विधि भी है? बिल्कुल है। तो ध्यान दीजिएगा, निरपेक्ष गरीबी को मापने की विधि को अपन बोलते हैं हेड काउंट रेशियो। क्या बोलते हैं? हेड काउंट रेशियो विधि। तो मैं कह सकता हूं कि निरपेक्ष गरीबी का मापन, निरपेक्ष गरीबी का मापन हेड काउंट रेशियो, हेड काउंट रेशियो। निरपेक्ष गरीबी का मापन हेड काउंट रेशियो विधि द्वारा किया जाता है। अब देखिएगा, हेड काउंट विधि का नाम तो अपन ने बता दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि हेड काउंट विधि में जो हेड काउंट रेशियो विधि है, इसमें हेड काउंट ज्ञात कैसे किया जाता है?
तो हेड काउंट ज्ञात करने का सीधा सा फंडा ये है, हेड काउंट अगर हमें कहीं का निकालना हो तो हेड काउंट निकालने का तरीका क्या है? हेड काउंट निकालने का तरीका है गरीब जनसंख्या, गरीब जनसंख्या बटा उस देश की कुल जनसंख्या। ध्यान दीजिएगा, गरीब जनसंख्या बटा देश की कुल जनसंख्या, ये तो हेड काउंट रेशियो का फॉर्मूला है। वहीं अगर इसे मैं 100 से गुणा कर देता हूं तो निर्धनता प्रतिशत निकल जाता है। इसी फॉर्मूले को अगर आप 100 से गुणा कर देते हो, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि हेड काउंट रेशियो को हेड काउंट रेशियो को 100 से गुणा करने पर गरीबी का प्रतिशत प्राप्त होता है। गरीबी का क्या प्राप्त होता है साथियों? प्रतिशत प्राप्त होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। हेड काउंट क्या है? हेड काउंट रेशियो को आप हेड काउंट रेशियो है ये। इस हेड काउंट रेशियो को अगर आपने 100 से गुणा कर दिया तो गरीबी का प्रतिशत हमें प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखिएगा, जो अमर्त्य सेन है, यानी भारतीय अर्थशास्त्री जिनका नाम क्या है? अमर्त्य सेन। इन अमर्त्य सेन के द्वारा इस हेड काउंट रेशियो को पीसीआर नाम दिया गया, यानी पुअर्टी इंडेक्स जो काउंट रेशियो है वो नाम दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन ने या अमर्त्य सेन के द्वारा हेड काउंट रेशियो को, हेड काउंट रेशियो को पुअर्टी, पुअर्टी इंडेक्स काउंट रेशियो, यानी शॉर्ट में अगर इसको मैं बोलूं तो पुअर्टी इंडेक्स को इन्होंने पी से रिप्रेजेंट किया, पीसीआर, पीसीआर रेशियो के नाम से इन्होंने संज्ञा दी है। तो ध्यान दीजिएगा, अमर्त्य सेन ने यहां हेड काउंट की जगह किसको रखा है? पुअर्टी इंडेक्स को काम में लिया है। अमर्त्य सेन से संबंधित एक खास बात यह है कि 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर है? तो ये फैक्ट हमें दिमाग में रखना है। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने HCR में H की जगह PCR शब्द काम में लिया। ये बात हो गई इस विधि के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन तथ्यों के बारे में। अब मैं बात करता हूं भारत में गरीबी के संदर्भ में वर्तमान क्या स्थिति है। देखिएगा, वर्तमान समय में भारत में गरीबी के आंकलन का आधार क्या है? सबसे ज्यादा देखिएगा, वैसे तो भारत में कैलोरी आधार, उपभोक्ता प्रतिदिन व्यय आधार, जिसको अपन बोल सकते हैं उपभोग व्यय, उसके आधार को अपन काम में लेते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर मैं बात करूं, मुख्य रूप से भारत में वर्तमान समय में निरपेक्ष गरीबी को मापने का जो आधार है वो आधार क्या लिया गया है उस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं।
तो देखिएगा वर्तमान समय में भारत में प्रति व्यक्ति दैनिक उपभोग व्यय, वर्तमान समय में भारत में गरीबी आंकलन का आधार, वर्तमान समय में भारत में गरीबी आंकलन का आधार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय, वर्तमान समय में भारत में गरीबी आंकलन का आधार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय को माना गया है। इसको माना गया है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, एक व्यक्ति प्रतिदिन अपने खाने पर कितना व्यय करता है, अपने उपभोग पर कितना व्यय करता है, वो आधार मानकर भारत में गरीबी का आंकलन किया जाता है। क्लियर है? अच्छा, मूल बात यह है कि ये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय का जो आधार है वो आधार किसके द्वारा दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये आधार प्रदान किया गया सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा। किसके द्वारा? सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा। ये आधार सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा प्रदान किया गया। अब एक प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था, उस प्रश्न के संदर्भ में मैं आपसे बात पूछ रहा हूं कि भारत में वर्तमान में तो मैंने कह दिया कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग व्यय के आधार पर अपना आंकलन करते हैं, लेकिन इससे पहले या प्रश्न ये आ जाए कि योजना आयोग द्वारा जो भारत में गरीबी का आंकलन है वो किस आधार पर किया गया, तो उत्तर आएगा कैलोरी आधार। किस आधार पर? कैलोरी आधार। मेरा प्रश्न आपसे ये था, भारत में सबसे पहले कैलोरी आधार प्रदान किसके द्वारा किया गया? तो भारत में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिएगा, भारत में सर्वप्रथम कैलोरी आधार रथ व दांडेकर समिति के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? रथ व दांडेकर, फॉर्मूला बोल सकते हैं या समिति बोल सकते हैं, बात एक ही। रथ व दांडेकर फॉर्मूला या समिति द्वारा, रथ व दांडेकर फॉर्मूला या समिति द्वारा दिया गया। मजे की बात देखिएगा, फॉर्मूला दिया रथ व दांडेकर समिति ने कब? सन 1970 1970 में ये फॉर्मूला आया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय इस फॉर्मूले को स्वीकार नहीं किया गया। इस फॉर्मूले में इन्होंने संपूर्ण देश के लिए, यानी पूरे देश के लिए एक साथ 2250 कैलोरी का आधार है वो आधार प्रदान किया था। यानी इनके द्वारा सामूहिक रूप से आधार प्रदान किया गया था। कितनी कैलोरी का? 2250 कैलोरी का आधार प्रदान किया गया था। ये सारे फैक्ट हैं जिन पर अभी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रश्न मेरा दूसरा ये था कि भारत में जो कैलोरी का आधार है उसे अपनाया कब गया और किसकी सिफारिश पर अपनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में कैलोरी का जो आधार है
वो अपनाया गया सन 1979-80 में। 1979 और 80 में इस आधार को अपनाया गया। किसकी सिफारिश पर अपनाया गया? आधार इसने दिया, उसमें थोड़ा सा चेंज करके उसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग आधार प्रदान किया। किसके द्वारा? वाई के अलग समिति। तो प्रश्न पूछा जाए भारत में कैलोरी आधार किसकी सिफारिशों पर लागू हुआ? उत्तर आएगा वाई के अलग समिति। भारत में सर्वप्रथम कैलोरी का आधार किसने दिया? उत्तर आ जाएगा क्या? रथ व दांडेकर समिति के द्वारा। तो अगला फैक्ट मैं ये लिख देता हूं कि भारत में कैलोरी आधार भारत में कैलोरी आधार गरीबी आंकलन के लिए अस्सी में 1979 और 1980 की मैं बात कर सकता हूं में वाई के अलग समिति की सिफारिश पर, वाई के अलग समिति की सिफारिश पर वाई के अलग समिति की सिफारिश पर योजना आयोग द्वारा योजना आयोग द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस पंचवर्षीय योजना में इसे अप्लाई किया गया? तो किस पंचवर्षीय योजना पूछ ले तो उत्तर आएगा छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी? छठी पंचवर्षीय योजना में इसे अप्लाई किया गया। छठी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया। तो ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके बारे में अपन ने अभी चर्चा की। अब अपन भारत में गरीबी आंकलन के इतिहास को क्रम से देखेंगे कि भारत में गरीबी आंकलन से संबंधित कौन कौन सी समितियां बनी हैं, उनसे संबंधित उनका क्या इतिहास रहा है या गरीबी आंकलन के इतिहास में उनकी क्या विशेष भूमिका रही है, उसके ऊपर अभी अपन परिचर्चा करेंगे। तो देखिएगा, बात करते हैं अपन भारत में गरीबी इतिहास पर, गरीबी आंकलन के इतिहास पर। भारत में गरीबी आंकलन का भारत में गरीबी आंकलन का इतिहास देखिएगा, भारत में गरीबी आंकलन की जो सबसे पहले शुरुआत मानी जाती है वो शुरुआत किसके द्वारा की गई? वो शुरुआत अपन बोल सकते हैं 1967-68 1867-68 के लिए 1867-68 के लिए सबसे पहले गरीबी का आंकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले 1867-68 के लिए गरीबी का आंकलन किया गया और उन्होंने जब इसकी तय सीमा रखी थी, वो गरीबी के निर्धारण की तय सीमा
वो 16 से 35 रुपए के बीच रखी थी। यानी 16 से 35 रुपए के बीच इस गरीबी के आंकलन का आधार रखा था। और इनका ये जो गरीबी का आंकलन है वो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है इनकी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। यानी अगर मैं बात करूं गरीबी आंकलन का, गरीबी आंकलन का प्रथम प्रयास, गरीबी आंकलन का प्रथम प्रयास दादा भाई नारोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1867-68 के लिए, वर्ष 1867-68 के लिए किया गया। वर्ष 1867-68 के लिए किया गया। और गरीबी का जो आधार है वो आधार कितने से कितने के बीच में रखा गया? गरीबी आंकलन का आधार इन्होंने रखा था 16 रुपए से 35 रुपए के बीच। यानी गरीबी को मापने का जो आधार है वो 16 रुपए से 35 रुपए के बीच रखा था। अच्छा, इन्होंने ये पब्लिकेशन कहां प्रस्तुत किया गया था? इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी यह आंकलन प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में। पुस्तक का नाम पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में जीने की न्यूनतम आवश्यकता के नाम से छपा था। जीने की न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति के नाम से। यानी ये जो लेख था इस पुस्तक में, जो गरीबी का आंकलन था, वो किस नाम से छपा था? नाम पूछ ले तो नाम तो ये है, जीने की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति के नाम से छपा था। और प्रश्न ये पूछा जाए कि पुस्तक का नाम क्या था, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया नाम से यह पुस्तक थी। तो प्रथम प्रयास इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद देखिएगा एक प्रयास है वो योजना आयोग के कार्यदल ने भी किया था। ये प्रथम प्रयास था, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें ध्यान में रखना है। सेकंड प्रयास किया गया था वो सन 1962 में किया गया था। 1962 में योजना आयोग के कार्यदल ने, सेकंड प्रयास है वो योजना आयोग के कार्य के दल के द्वारा सन 1962 में किया गया था। इतनी कोई विशेष इंपॉर्टेंट बात इस दल में है नहीं। फिर अपन बात करते हैं उसके बाद तीसरा जो प्रयास,
तीसरा जो प्रयास है वो सन 1971 में, मैंने आपको ऊपर 70 बता दिया था, ध्यान रखिएगा डेट 1971 है। 1971 में 1971 में एक समिति आती है जिस समिति का नाम है नीलकांत दांडेकर एवं वी एम रथ समिति। नीलकांत दांडेकर व वी एम रथ, फॉर्मूला बोल सकता हूं मैं इसको, समिति बोल सकता हूं, फॉर्मूला। नीलकांत दांडेकर व वीएम रथ फॉर्मूला के द्वारा 1971 में एक गरीबी आंकलन का आधार दिया जाता है। मैंने आपको बताया सर्वप्रथम इसकी खास बात क्या है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सर्वप्रथम गरीबी आंकलन के लिए शहरी व ग्रामीण, सर्वप्रथम गरीबी आंकलन के लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से कैलोरी आधार प्रदान किया। और कैलोरी का मेजरमेंट मैंने आपको बताया था, इसने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए संयुक्त रूप से 2250 कैलोरी क्या आधार प्रस्तुत किया, 2250 कैलोरी का आधार प्रस्तुत किया। अब देखिएगा, इन्होंने जिस आधार वर्ष को मान करके गरीबी का आंकलन किया था वो आधार वर्ष सन 1960-61 था, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। भी नीलकांत दांडेकर व रथ फॉर्मूला के द्वारा किस वर्ष के लिए गरीबी का आंकलन किया गया, तो इन्होंने वर्ष 1960-61 या वर्ष 1960-61 के संदर्भ में गरीबी का आंकलन किया था। इन्होंने वर्ष 1960-61 को आधार मानकर गरीबी का आंकलन 1960-61 को आधार मानकर गरीबी का आंकलन किया। और अनुमान कितना लगाया, इन्होंने ये बताया कि लगभग गरीबी का प्रतिशत है वो कितना है, 40%। लगभग गरीबी का परसेंट भी इन्होंने कितना बताया साथियों, 40% गरीबी का प्रतिशत भी इन्होंने अनुमानित किया। ये आपकी हो गई कौन सी समिति, नीलकांत दांडेकर व रथ समिति। एक महत्वपूर्ण नाम, एक बेहद महत्वपूर्ण नाम गरीबी आंकलन के संबंध में। नंबर 2 अपन बात करते हैं नेक्स्ट समिति के बारे में। सेकंड जो समिति अपने पास है वो समिति कौन सी है, वाही के अलग समिति। वाही के अलग समिति वाई के अलग समिति, स्थापना वर्ष है 1979।
खास बातें क्या। ये समिति भी अपने आप में खास हो जाती है क्योंकि जो काम उसने किया उसके पीछे मुहर लगवाने का काम इसका है। इस समिति की सिफारिश पर ही इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया गया। देखिएगा, एक तो इन्होंने गरीबी का जो आंकलन है वो 1973-74 के आधार पर किया। खास बातें क्या है, दांडेकर व रथ समिति ने आधार दिया था 1960-61, यानी आधार गरीबी आंकलन का जो आधार है वो 1960-61 से परिवर्तित कर 1960-61 से परिवर्तित कर 1973-74 के आधार 1973-74 के आधार पर उन्नीस सौ तिहत्तर चौहत्तर के आधार पर गरीबी का आंकलन किया। पहली बात। दूसरी, इस समिति की खास बात क्या है, इसने या इसके माध्यम से शहरी व ग्रामीण इसके माध्यम से शहरी व ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग गरीबी मापन का कार्य किया गया। इसके माध्यम से शहरी व ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग गरीबी मापन का कार्य किया गया। ये इसकी सबसे खास बात थी कि शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग आधार मैंने बताई दिया आपको। शहरी क्षेत्र के लिए कितना था बताइएगा 2100, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए कितना था 2400। यानी शहर के लिए इन्होंने आधार कितना दिया, शहर के लिए आधार दिया 2100 कैलोरी, और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आधार दिया गया 2400 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए आधार कितना दिया गया 2400 कैलोरी। तो ये खास बात थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको इसके संबंध में बताई थी वो ये थी कि इसी समिति की सिफारिश पर कैलोरी आधार को भारत सरकार ने अपनाया था। तो तीसरी खास बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि इस समिति की सिफारिश पर कैलोरी आधार को योजना आयोग द्वारा अपनाया गया। इस समिति की सिफारिश पर ही कैलोरी आधार को योजना आयोग द्वारा क्या किया गया, अपनाया गया। क्लियर है? तो ये कुछ एक खास बातें हैं इस समिति के संदर्भ में। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट समिति के बारे में।
तो अगली जो समिति है वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका नाम कई बार पेपरों में पूछा गया है। अगली समिति है वो है डीटी लकड़वाल समिति। डीटी लकड़वाल समिति, डीटी लकड़वाल, डीटी लकड़वाल समिति। देखिएगा, डीटी लकड़वाल जो समिति है, इस समिति की स्थापना आपको पूछ ले तो समिति की स्थापना होती है सन 1989 में, 89। स्थापना वर्ष कौन सा है? सन 1989। स्थापना वर्ष है 1989। फिर देखिएगा, इस समिति के संदर्भ में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें यही है कि इस समिति ने अपने सुझाव हैं वो 1993 में योजना आयोग के सामने प्रस्तुत किए और इस समिति ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को गरीबी आंकलन के लिए आधार के रूप में लेने की सिफारिश की। यही इस समिति की खास बात है। यानी इस समिति ने 1993 में, इस समिति में 1993 में योजना आयोग को अपनी सिफारिशें पेश की। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रश्न आपके सामने 1989 से भी आ सकता है और 1993 से भी आ सकता है, क्योंकि 93 में इसने अपनी सिफारिशें दी थी, रिपोर्ट दी थी और 1989 में इस समिति की स्थापना हुई थी। सिफारिशें प्रस्तुत की थी। इसकी सबसे खास बात क्या है? इस समिति की सबसे खास बात यह है कि इसने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को गरीबी मापन का, गरीबी आंकलन का आधार बनाने की सिफारिश की। यानी इस समिति के सिफारिश पर ही, इस समिति की सिफारिश पर ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको भी गरीबी आंकलन में सर्वप्रथम शामिल किया गया। देखिएगा, सीपीआई क्या है? एक उपभोक्ता अपनी आय के भाग को या आय को अपने मतलब ऊपर किस हिसाब से व्यय करता है। यानी एक उपभोक्ता की आय यदि 100 रुपए है तो वो 100 रुपए को अपने ऊपर कैसे खर्च करेगा, कितने रुपए की आय को वो अपने मूलभूत खाने के खर्च पर खर्च करता है, कितने रुपए की आय को वो अपनी अन्य मनोरंजन सेवाओं पर खर्च करता है और कितने रुपए की आय को वो बचत के रूप में रखता है। इन सब को एक क्रम में अगर अपन रख दें तो हमारे पास क्या तैयार होता है? सीपीआई तैयार होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार होता है। यह गरीबी आंकलन के सर्वश्रेष्ठ आधारों में से आता है, क्योंकि वास्तविक स्थिति का अंदाजा तभी लग पाता है जब हम उपभोक्ता के आवश्यकता है उसको सही मूल्य प्रदान करें। तो ये आज की अपनी क्लास थी जिसमें अपन ने प्रयास किया गरीबी आंकलन की महत्वपूर्ण समितियों को समझने का। अगली क्लास में भी टॉपिक अपना जारी रहेगा साथियों। धन्यवाद।